हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही वालेकुम है। अस्सलाम अरहम। कैसे? जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पर आज थोड़ा सा 2-3 मिनट लूंगा। आज मैं थोड़ा भी लेट हो गया ऑफिस से पहुंचने में। मैंने सेशन सेशन तो ऑन कर दिया, मगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा बस। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 2 मिनट दे दीजिए अब।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार। हाँ जी जनाब, सॉरी। असल में ना मैं आज ऑफिस में आया लेट, तो अभी बस कंप्यूटर मैंने ऑन कर दिया था, मगर थोड़ा सा सेटअप लगाने में टाइम लगता है, इसलिए हो गया। खैर, बाहर आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी, यस सर। ओके ओके ओके। चले सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और वो उसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, आपको पता है कि हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर 4 कोर्सेज है। आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्ट में, जो डेमो दिया था आप लोगों ने, तो हम ये इस ट्रेनिंग के अंदर 4 कोर्स है, 4 ट्रेनर है, अलग अलग ट्रेनिंग है। और यानी पूरी सर्टिफिकेशन के अंदर 4 कोर्सेज है, यानी एक मैं ले रहा हूँ, एक संडे को आपका एसएपी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, एक यानी एसएपी की ट्रेनिंग होती है, और एक ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरा सेशन होता है, 7:45 to 9 PM। ठीक है, तो ये हमारा रूटीन चल रहा था। अच्छा, अब आगे ये कि आपके 2 सेशन और होते हैं, 2 कोर्सेज और हैं, जो मेरे सेशन यानी खत्म होता है सवा 2 महीने बाद, सवा 2 महीने बाद आपकी एक सेशन स्टार्ट होता है जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अच्छा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पीसी एक सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक, टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365, इसके ऊपर काम होता है। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट होता है जैसे 2 महीने बाद। 2 महीने बाद अगर इसको अज्यूम ये कर लें कि मेरा बैच अगर अक्टूबर के मिड में स्टार्ट हुआ है, अक- नवंबर दिसंबर यानी जनवरी के मिड या जनवरी में स्टार्ट होगा, ठीक है ना, एक तरीके से, यानी जो आपका कंप्यूटर। मगर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हमारे पास जब नया बैच कोई आता है ना, तो वो हम आपके सामने एक वो रख देते हैं, यार एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अभी से इनरोल हो जाए, यानी उसको भी आप अभी से शुरू कर दें। और अगर कोई कहता नहीं यार अभी नहीं कर रहे, हम जनवरी में जाके करेंगे, तो वो आपकी मर्जी होती है। अच्छा, हो सकता है दिसंबर में भी आ जाए, हो सकता है जनवरी में आ जाए, वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप कब करना चाहते हैं। तो एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी वो जो क्लासेस होंगी वो होंगी मंडे, सॉरी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो मेरा सेक्शन है। अच्छा, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है वो होगी आपकी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। यानी अगर इस तरह देखा जाए तो आपकी पूरी 7 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है ना, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कंप्यूटर अकाउंटिंग होगी, संडे आपकी एसएपी होगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा आपका एक पूरा। सेम टाइम होगी 7:45 to 9 PM। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आप लोग का बैच है, यानी P402 बैच, इनको हम एक भेजेंगे। जो लोग टाइट करना चाहते हैं कर ले, क्योंकि हमारे पास वो रिक्वेस्ट डेमो में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें एक कोड जल्दी करना है, हमें जाना है, या हमें कुछ, तो हम क्या, हम एक सबको ऑफर कर देते हैं। अच्छा, मगर ये कंपलसरी नहीं है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है वो अभी अवेल कर लें। जो लोग कहते नहीं यार अभी तो हम अवेल नहीं कर सकते, हम 2 महीने बाद ही करेंगे, तो उनको 2 महीने बाद भी ऑप्शन, वो तो ऑप्शन अपनी जगह पे मौजूद है। मगर जैसे फर्ज करें आप में कोई इंटर्नी है, कोई इस टाइम अवेलेबल होता है 7:45 to 9 PM, घर पे बैठा हुआ होता है, वो कहता है यार चलो मैं अभी कर लेता हूँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। अच्छा, फिर अब आपको ये डर होता है यार मेरी बीच में एक दो क्लासेस भी छूटेंगी, कोई बात नहीं, वो आप दोबारा जनवरी में भी इनरोल हो सकते हैं, यानी अभी भी कर लें, जनवरी में भी कर लें। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन था, तो मैंने कहा आप लोगों को दे दें। और ये एक हमारी मैनेजमेंट की तरफ से कहा गई थी कि अनाउंसमेंट कर दीजिए। कल आपको लिंक आ जाएगा 7:45 to 9 PM। ठीक है ना, ये सेम, तो वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगी। अच्छा, ये अगेन रिपीट करो, कंपलसरी नहीं होगा, जो लोग करना चाहते करेंगे, जो लोग नहीं करेंगे उनको फिर वो जनवरी में एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो जनवरी में कर सकते हैं। ठीक है ना? सर एक चीज़ पूछनी है मुझे। जी जी सर ये हमारा जो 4-in-1 है, बैच नंबर 402, ये क्विक बुक्स, जी। पीच ट्री, टैली, वैसे हमारे कोर्स का हिस्सा तो है ना, ये जो हम अभी कर रहे हैं आपके साथ, और सैप वाले सर जो पढ़ा रहे हैं, तो ये पता है, इसी तो वही कोर्स तो का है? नहीं नहीं, आप अलग से एनरोल की जो बात कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई मुझे। इनरोल्ड, अरे बहुत इनरोल्ड का मतलब ये होता है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई, इनरोल्ड का मतलब ये होता है, इनरोल्ड का मतलब ये होता है, तो समझे, इनरोल्ड का मतलब ये था आप हैं 402 में इनरोल्ड। जी। ठीक है, 402 की क्लासेस स्टार्ट होंगी जनवरी में, एज पर यानी टर्म्स, ठीक है ना, एज पर ठीक है यानी ठीक जो है, हमारा मैं समझ गया प्रोसीजर। सर, मैं समझ गया, ठीक है, ठीक अच्छा, है अब जानो। कल एक और क्लास स्टार्ट हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पे हो सकता है 401 हो सकता है 390 99 हो।
400 हो, जो भी बैच होगा मुझे नहीं पता होता वो। ठीक है, उस बैच में हम आपको लिंक अप कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, आप ठीक है। आप कहते आप कहते कि भाई मुझे करना है, कर ले। आप कहते मुझे नहीं करना, मैं तो नहीं कर रहा, मैं जनवरी में करूंगा, आपकी मर्जी है। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड और करना है तो आपको यहाँ अपने आप को उस बैच में रजिस्टर कराना पड़ेगा। अच्छा, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपको लिंक आएगा, आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे सेशन। एक दफा आपने ज्वाइन कर लेना, वो आपको लिंक हर बार आता रहेगा, आपकी मर्जी क्लासेस ले ना ले, जो आप दिल चाहे। हाँ, मगर जब एक्चुअल 402 का बैच का स्टार्ट होगा, जो जनवरी से स्टार्ट होगा, उसका भी आपको लिंक मिलेगा। और आप ठीक है वहां पे सर। अगर अभी ले चुके होंगे तो दोबारा मत लीजिएगा, और अगर आप दोबारा भी लेने चाहे तो ले लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह की एक कस्टमाइज ऑप्शन होता है, जो हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट अवेल कर ले। मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ, भाई सब लोग ले लो, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में यही तो एक बेनिफिट है। जो ले सकता है लो। जो, हाँ, बिल्कुल नहीं ले सकता, आप किसी की एसीसी के पेपर आने वाले हैं, कोई कहता है यार मेरे आईसीएमए के पेपर आने वाले हैं, कोई कहता नहीं यार मेरा ऑडिट क्लोजिंग है, तो वो ना ले। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अच्छा अच्छा, मैं जरा एक फाइल ओपन कर लूं। हम्म। आज मैं अभी से कर रहा हूँ, थोड़ा सा डाउन चलूं। आज थोड़ा थक गया मैं। आज थोड़ा हमारे एक दो मीटिंग्स थी, तो खैर बार, चलो। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे जीआरएन वगैरह में, हमने बात कर ली थी, हमने एपी बिल पूरा कर लिया था। अच्छा, जिस तरह हमने ये देखा था ना, एपी साइकिल, इसी तरह एक और साइकिल होता है जिसका नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल साइकिल। ठीक है ना? आपने अकाउंट पेबल साइकिल देखा, अकाउंट पेबल साइकिल में यही चीज थी। अच्छा, अब एक और चीज, अब लाइबिलिटी अगर दूसरे किस्म की हो, यानी नॉन स्टोर आइटम की हो और सर्विसेज की हो, तो उसमें ये सारी जो वो होती है ना, जीआरएन, टीआर, पीओ, सब बाईपास हो जाते हैं। ये सब ट्रांजैक्शन बाईपास हो जाती है, ये एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। ठीक है ना? ये एक भी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये सारी चीजें बाईपास हो जाती है। अच्छा, बस एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो भी किसी किसी सर्विस इनवॉइसेस के अंदर, कि उसके अंदर हम वर्क ऑर्डर बनाते हैं। एक और ऑप्शन होता है, जैसे परचेज ऑर्डर होता है ना, एक इसी तरह का ऑप्शन होता है वर्क ऑर्डर। मगर वर्क ऑर्डर जो है ना, एक सॉर्ट ऑफ जस्ट डॉक्यूमेंट होता है, और इससे ज्यादा कुछ चीज नहीं होती, वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड होता है। ठीक है? वह जो आपका ये डॉक्यूमेंट होता है, ये एक जस्ट क्या नाम है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड होता है, इससे कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है ना? ये जीआरएन में कोई एंट्री नहीं बनती, जस्ट एन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है ना? अच्छा जनाब, तो वो एक वर्क ऑर्डर का ऑप्शन होता है सर्विस, वरना वो सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, अब जिस तरह हमने एपी देखा था ना, इसी तरह होता है अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, एक ए, एक मिनट फाइल दीजिएगा, एक मिनट फाइल ओपन करो भाई, एक मिनट दीजिएगा।
अच्छा, जिस तरह हमारा पेबल साइकिल होती है ना बहुत लेंदी, इस तरह रिसीवेबल साइकिल नहीं होती। रिसीवेबल साइकिल थोड़ी छोटी होती है और उसपे इतनी ज्यादा चीजें इस्तेमाल इन्वॉल्व नहीं होती। मगर हाँ, टेक्निकल एक इशू बहुत बड़ा है, और वो उस उस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एक टेक्निकल चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सबसे जरूरी चीज यही है। जैसे उसके अंदर आपने एंट्रीज देखी और देखी ना, इसकी में थोड़ी सी एंट्री की लॉजिक मुख्तलिफ है, थोड़ी अलग चीज आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो रिसीवेबल साइकिल को वैसे हम ज्यादा डेप्थ से नहीं देखते, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट कम है, और सेल्स वाला बंदा कभी भी इन डॉक्यूमेंट में नहीं पढ़ता है। ठीक है, वहां पे तो फाइनेंस वाला देख रहा होता है से परचेज ऑर्डर वगैरह, परचेज एक्विजिशन वगैरह। मगर यहाँ पे ये मामला इस समय तो सब चीजें लॉक होती है, तो इतना ज्यादा हमें वो मसला नहीं होता। मगर यस, जो हमें चीजें देखनी है, इसकी एक साइकिल में आपको बता रहा था कोई। इसमें क्या होता है, जैसे आप परचेज ऑर्डर देते हैं ना अपने सप्लायर को, यानी आपके पास एक सप्लायर आता है और आप अपने सप्लायर को परचेज ऑर्डर देते हैं। आपने अपने सप्लायर को क्या किया, परचेज ऑर्डर दिया। अस्सलाम वालेकुम तो सर। वालेकुम सलाम। जी सॉरी भाई। फॉर इंटरप्टिंग सर। सर वो जो लास्ट एंट्रीज आपकी अकाउंट पेबल की साइकिल्स की थी, वो आपने लास्ट हमें जो एंट्री करवाई है वो कॉन्ट्रा एंट्री करवाई थी। और फिर उसके बाद वो जो लास्ट आपकी एंट्रीज आ रही थी अभी ऊपर, वो आपने क्लोज नहीं करवाया है अकाउंट पेबल, हाँ ये मतलब वाली। हो तो, मैंने आप ये मैंने बता तो दिया था। टेम्परेरी पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एपी इनवॉइस में, और इनपुट क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, और सप्लायर कंट्रोल अकाउंट वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कोई क्लोजिंग वाली ऐसी चीज ही नहीं, नहीं है। इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, मसला हाँ, नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये सप्लायर अकाउंट की जो कॉन्ट्रा अकाउंट आपने डेबिट किया है ये और मैंने उस उस पे वक्त होल्डिंग। बोला, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके दूंगा। ये वाला चलो ठीक कॉन्सेप्ट है। जो ना, असल में ठीक। चीजें लिंक अप होती हैं, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो लेटर ऑन क्लियर होंगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा जनाब, तो जिस तरह आप परचेज ऑर्डर बनाते हैं ना, जिस तरह आप परचेज ऑर्डर बनाते हैं, तो उसी परचेज ऑर्डर को जो आपका वेंडर होता है, अपने एंड पे वो क्या बनाता है, सेल ऑर्डर। यानी आपका कस्टमर जो है, आपको क्या देगा, परचेज ऑर्डर। यानी आप एक सप्लायर है, किसी भी चीज के सप्लायर है, मैं आपका कस्टमर हूं। मैं आपको कहूंगा भाई मुझे आप इतनी बैटरी सप्लाई करें, 100 बैटरी दें, तो वो मेरी तरफ से परचेज ऑर्डर होगा आपके लिए, और आप उसका क्या बनाएंगे, सेल ऑर्डर। आपके सिस्टम में वो क्या डॉक्यूमेंट बनता है, जिसको कहते हैं सेल ऑर्डर। अच्छा, सेल ऑर्डर के बाद नॉर्मली अगर प्रोडक्शन कंपनी होती है तो उसकी प्रोडक्शन करती है। रिटेल कंपनी होती है तो वो स्टॉक से इशू कर देती है। अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास हमेशा स्टॉक मेंटेन रहता है, तो वो वहां से इशू कर देती है। ठीक है, मुख्तलिफ कंपनी के बिजनेसेस होते हैं। अच्छा, सिनेरियो ये है कि अगर हम ये कहें कि यार सेल ऑर्डर आया है, अब हमने चीज बनानी है, बनाया, प्रोडक्शन का प्रोसेस चलाएंगे पूरा। इसको हमने बाद में डिस्कस करना है, प्रोडक्शन के प्रोसेस को। जब वो प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होके हमारे पास रिसीव हो जाएगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस चलने के बाद मटेरियल स्टोर में रिसीव हो जाता है। प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, यहां से हमारा सेल साइकिल स्टार्ट होती है डिलीवरी चालान से। बेसिकली जब हमारे स्टोर में इन्वेंट्री आ जाती है, तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है डिलीवरी चालान। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है डिलीवरी चालान। ठीक है। अब ये जो डिलीवरी चालान बनता है, जैसे ये डिलीवरी चालान बनता है, एक जर्नल एंट्री बनती है। देखो, डिलीवरी चालान इस तरह बनता है कि सेल ऑर्डर बना, इस सेल ऑर्डर को देखते हुए, सेल ऑर्डर क्या बना कि इसको टी शर्ट चाहिए 500 पीस एट द रेट ऑफ 2530। ठीक है, इसी के बेस पे एक डॉक्यूमेंट बना जिसका नाम है डिलीवरी चालान। 2530 बन गया, और 500 की डिलीवरी चालान बन गए। सेल ऑर्डर जो है, सेल ऑर्डर तो ऑर्डर था, मेमोरेंडम रिकॉर्ड था। मगर जो डिलीवरी चालान है, डिलीवरी चालान जो है आपका ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड है।
और जैसे ही डिलीवरी चालान के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, एक एंट्री पास होती है। डिलीवरी चालान के वक्त जैसी ट्रांजैक्शन होगी, आपकी एक एंट्री पास होगी, एक एंट्री जीएल में हिट करेगी। और वो एंट्री क्या कहलाएगी? देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, आप लोगों से मेरी बात हो रही थी, उस दिन भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एंट्री का बेसिक चीज है, एंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप ये देखो ट्रांजैक्शन हुई क्या है। आप ये देखो कि ट्रांजैक्शन हुई क्या है। मैंने म्यूट कर दी वॉइस, पता नहीं यार, मैं वॉइस तो म्यूट ही होती है, आवाज गलती से खुली रह गई थी। आप बताए ना, एंट्री वैसे ही बता देना यार, टाइप कर दें भाई। हाँ भाई, जैसे डिलीवरी चार्ज बनेगा क्या एंट्री बनेगी? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे डिलीवरी चार्ज बनेगा क्या एंट्री बनेगी? देखो, एंट्री बनाने से पहले ये देखा करो ट्रांजैक्शन हो क्या रही। ट्रांजैक्शन क्या हुई है कि मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है मेरे स्टोर में, वो इशू करूंगा मैं। ठीक है, वो मैं क्या करूंगा? इशू करूंगा। सही है ना? तो इन्वेंट्री जो पड़ी है वो किससे पड़ी है? फिनिश गुड के अंदर। वो किससे पड़ी है? फिनिश गुड के अंदर। तो फिनिश गुड जो है, फिनिश गुड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? फिनिश गुड आपका, ठीक है, तो ये आपका हो गया, आइटम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो एंट्री बनती है ना, वो क्या बनती है? एक मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड कर रहा हूँ। जी। सर ये जो आप डिलीवरी चालान बोल रहे हैं, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड डिस्पैच नोट के बारे में बात कर रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है सर। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा मैं मुझे, कह रहा आपकी हूँ आवाज। आपने जो डिलीवरी चालान के बारे में बात की, गुड डिस्पैच नोट ही है? जी जी, गुड डिस्पैच नोट समझ लें, डिलीवरी चैनल समझ लें, डिलीवरी समझ लें। सैप के अंदर डिलीवरी चालान यूज होता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सैप का ही तो बता रहा हूँ। देखो सर अगर, जो जी, जरूर। ये अच्छा, जो एक और चीज याद रखना, नाम से इतनी टेंशन नहीं लिया करें। नाम कुछ और भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। डिलीवरी नोट भी हो सकता है, डिलीवरी एडवाइस भी हो सकती है, डिलीवरी चालान भी हो सकता है, मगर नॉर्मली डिलीवरी चालान ही नजर आएगा आपको।
ठीक है ना, मगर कॉन्सेप्ट समझे कि सप्लाई हो रही है, सप्लाई जैसी होगी फिनिश गुड क्रिएट होगा। और आगे बताता हूँ, हाँ आप क्या कह रहे थे? सर ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब स्टोर में आएगी आइटम या हम्म, प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट है जी तो बिल्कुल उस बिल्कुल। वक्त जो स्टोर है वो क्या एंट्री करेगा? हाँ वो भी मैं बताऊंगा। उस वक्त स्टोर क्या करेगा, फिनिश गुड को डेबिट करेगा। ठीक है, फिनिश गुड को करेगा डेबिट। जब फिनिश गुड को डेबिट करेगा तो अब करेगा फिनिश गुड को क्रेडिट। सही है, और डेबिट जो होगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, डेबिट क्या होगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बात ये समझ आ रही स्टोर तब जब फिनिश प्रोडक्ट रिसीव करेगा तो उस वक्त फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट करेगा सर? है? नहीं, जब आपका डिलीवरी चैनल बनता है ना, डिलीवरी चैनल, जब डिलीवरी चैनल बनेगा, अभी प्रोडक्शन को छोड़ दे, प्रोडक्शन का असल में भी अगला प्रोसेस टॉपिक है, मैं तो वहां बता दूंगा। जब आप मटेरियल इशू करते हैं, सप्लाई करते हैं, आपने मटेरियल स्टोर से वेंडर को सप्लाई, आपके कस्टमर को सप्लाई हो रहा है। यदि आप पहले इस बात समझे, आपके पास मटेरियल था, वो आपने उठा के कस्टमर को इशू कर दिया, कस्टमर को बेच दिया, सेल कर दिया, इसका जी एक सर। डॉक्यूमेंट बनता है, इसको कहते हैं डिलीवरी चालान। अब डिलीवरी चालान जैसे ही बनेगा एक एंट्री बन जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, फिर उस वक्त फिनिश गुड में डेबिट हुआ था मटेरियल, अब चूंकि आप इसको आउट कर रहे हो तो फिनिश गुड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके। ठीक है। सर अभी तो आपने फिनिश वो डेबिट बोला था थोड़ी भाई देर फिनिश पहले। गुड, नहीं नहीं, फिर आपने मुझसे उस वक्त पूछा था कि जब स्टोर रिसीव करेगा मटेरियल प्रोडक्शन से तब क्या होगा। नहीं नहीं, सवाल इसलिए तो मैंने मैं नहीं पूछा था, सवाल किसी और ने पूछा था। तो वो आप पूरा सवाल सुन लेते ना उनका, आपने एंट्री तो सुन ली, सवाल नहीं सुना आपने। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि सर जब फिनिश गुड, जब मटेरियल स्टोर रिसीव करता है इन्वेंट्री प्रोडक्शन से तो क्या एंट्री बनाता है। तो मैंने उसे उन्हें बताया था कि फिनिश गुड को डेबिट करता है। तो उन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरह पता थी कि जो, और यही मैं बता रहा हूँ कि जब आप स्टोर रिसीव करते हुए जिसको डेबिट करेगा ना, इशू करते हुए उसी को क्रेडिट करेगा। ये बिल्कुल मेन पॉइंट है जो उन्होंने पिक किया है, और एग्जैक्टली यही पॉइंट होता है। ठीक है, जो स्टोर रिसीव करते हुए डेबिट करता है, इशू करते हुए एग्जैक्टली उसी को क्रेडिट करता है। और ये एंट्री का एक जनरल लॉजिक होती है, आपको पता ही होगा, जनरल अकाउंटिंग की जो लॉजिक होती है जिससे हम टी अकाउंट बनाते हैं, वो इसी तरह डिजाइन की जाती है। हाँ, वहां पे वो साइकिल है, वो मैं ये बताने लगा, अभी 2 मिनट रुकिएगा, अभी उसको छोड़ देना, स्टोर के पीछे क्यों लग गए जो रिसीव करते वक्त। जो मेन अभी जिस चीज की बात हो रही है उसको छोड़ के आप वहां पे चले गए, बशीर भाई के पास चले गए, उसको छोड़ दें आप। जो एक्चुअली हम काम कर रहे हैं ना डिलीवरी चैनल, उस पर फोकस करें, ठीक है ना। आप स्टोर में चले गए, स्टोर रिसीव क्या कर रहा है, स्टोर रखेगा कहाँ पे, स्टोर में ठंड हो रही है, एसी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे, उसको छोड़ दे अभी। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने प्रोडक्शन, हमने स्टोर से इशू कर दिया। ठीक है, अच्छा, उस वक्त इशू करते हुए हमने क्या किया, फिनिश गुड क्रेडिट की, डेबिट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बस अभी ये बात बताइए, इसको आप समझें, क्योंकि असल चीज अभी हमने ये समझनी है कि हमने डेबिट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। ये बात समझ आ गई, ये नहीं आई, इसको बताएं समझ आया कि नहीं आया। जी सर, आ गया सर। सर ये यहाँ पे ठीक समझ है, में आ गई। अलैक्म सर। सर मैं हाँ, आपका और क्वेश्चन किसी कर रहा को, हूँ। किसी को कोई इशू हो तो मुझे बताए, जिसको इशू है वो बताए। क्लियर है सबको, क्योंकि अब मसला यहाँ से खड़ा होने वाला है। चलो, अच्छा अब आगे समझो, बड़े इंपॉर्टेंट चीज। देखो, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरे पास 500 टी शर्ट है, एक टी शर्ट को बनाने में मटेरियल लगता है 1800 रुपए का, लेबर लगती है 350 की एक टी शर्ट को बनाने में, और एफओएच लगता है 50 रुपए का। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, 500 रुपए की 500 टी शर्ट बननी है, मटेरियल लगना है 1800 रुपए का, लेबर लगनी है 350 रुपए की, और एफओएच लगना है 50 रुपए।
ठीक है, ये आपका मटेरियल है जो आपका वो बना है। ठीक है, एक टी शर्ट को बनाने में 500 बनाने में क्या लगेगा, मटेरियल 9 लाख रुपए का, इसको गौर से सुने और समझे। लेबर कितने की लगी, 175 की। अरे भाई वही तो समझा रहा हूँ यार। और एफओएच लगेगा 25,000 रुपए का, जिसमें कह रहा हूँ सिर्फ बिजली है। यानी एक टी शर्ट बनाने में मटेरियल लग रही है 9 लाख रुपए की, लेबर लग रहा है 1,75,000 की, 500 टी शर्ट बनने में, और बिजली का इस्तेमाल हुआ 25,000 रुपए, यानी 25,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल करके मैंने 500 टी शर्ट बना। टोटल टी शर्ट बनाने में जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 11 लाख। टोटल टी शर्ट बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, 11 लाख। ठीक है भाई, इसके अंदर कोई मसला ये बता, यानी अगर आपको भी क्या है कि यार मुझे जो है ना टी शर्ट सप्लाई कर दो 500 रुपए की, आप कहेंगे यार 500 टी शर्ट बनाने में 9 लाख का आएगा सामान, मटेरियल आएगा, 1,75,000 लेगा टेलर, और उसने टेलर ने कहा था भाई जब बिजली का बिल आएगा ना वो आपने देना होगा, तो 25,000 रुपए बिजली का बिल आया वो मुझे देने हैं। तो टोटल मैं उसको कितनी पेमेंट करूंगा, 11 लाख रुपए। जी ये बात समझ आ गई। जी इमरान भाई, किसको समझ नहीं आई वो बताए, मुझे समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको एक बार रिपीट कर दूं दोबारा। कोई चाहता है रिपीट करो। ऑल क्लियर है, मसला ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब जब मैंने ये एंट्री बनाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट, अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से डेबिट होगा, 9 लाख से, 1,75 से, 25 से, या इन तीनों का टोटल 11 लाख से, या 9 लाख और 1,75 10,75 से, या 9,25,000, कितने अमाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट होगा। या 2 लाख से होगा, 3 लाख से होगा, 5 लाख से होगा, 7 लाख से होगा, 8 लाख से होगा। 8 लाख लाए कैसे मेरे भाई। अबे यार आप लोग, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इतनी इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। डायरेक्ट कॉस्ट से मतलब क्या है इमरान भाई। अच्छा भाई, अभी तक जो अरे वो छोड़ो ना सलीम भाई, चांद निकलेगा तो देखेंगे। ईद की नमाज कब पढ़नी है, अभी रोजे तो रखो मेरे भाई सलीम भाई, क्या समझे। अभी रोजे रखे ही नहीं आपने, ईद की नमाज देखना शुरू कर दी। नहीं कर रहा इमरान भाई, अनम्यूट नहीं कर रहा आपको। कर दी कर दी कर दी, कर दिया भाई। सर जल्दी डायरेक्ट पूछो कॉस्ट का जल्दी। मतलब, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट फिक्स्ड ओवरहेड। जो फिक्स्ड ओवरहेड बोल रहा हूँ, जो वेरिएबल ओवरहेड है जो अबे डायरेक्टली। भाई तो ये सीधा सा बोल लो पूरी कॉस्ट होगी, सर यही। इसमें से क्या बात। डायरेक्ट का लफ्ज क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट कुछ नहीं होता भाई दुनिया में। इसको छोड़ दो, किताब में छोड़ के आ गए। एक दिन मैंने किसी को बोला किताब में लिखा है उसको छोड़ दो, तो उससे वो बंदा बहस, वो एक फीमेल थी, उन्होंने कहा "अरे सर ये कैसे बात कर दी, क्या किताब में गलत पढ़ा रहे हैं"। मैंने कहा नहीं भाई मैं ये नहीं कह रहा, बस उसको छोड़ देना, कोई बात होते नहीं। बहरहाल आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी कॉस्ट से डेबिट होगा, ऐसे ही है ना, यानी 11 लाख रुपए आएंगे इधर, बस इतनी सी बात है, ये पूछना था मैं। अच्छा, इसमें किसी को एतराज है, कोई एक बंदा, कामरान भाई आपने मुझे सबसे पहले जवाब दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, तो आप बताएंगे सही है गलत है, एग्री करते हैं ना इससे तो। एग्री, गुड हो गया। अच्छा, आज किसी फीमेल की तरफ से कोई आवाज नहीं आई अभी तक, समझ नहीं आ रहा या बच्चों वाली चीज है।
क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें समझना जरूरी है। आप में से किसी जो फीमेल कैंडिडेट है या मेल कोई भी हो, किसी को प्रॉब्लम है? तो चले, गुड हो गया। अब वैसे भी बाकी जिन्होंने जवाब नहीं दिया इसका मतलब नो। अच्छा, अब मजे की बात पता है क्या है? ये गलत है। ये होगा 9 लाख से डेबिट। ठीक है। अब सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जो रही कई अकाउंटिंग थी वो भी खत्म, फारिग हो गई। ठीक है। 9 लाख से डेबिट होगा, और इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मटेरियल। ए भाई, ये है मुद्दा, यहां से लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये किसी को समझ आ रहा नहीं है। और समझाएंगे तो खैर हम जरूर इंशाल्लाह, मगर इस ये है। अच्छा चले, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, मसला नहीं है इंशाल्लाह। आज तक समझाते आ रहे हैं सबको। मगर अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ यही तो सवाल पूछना था उस्मान भाई, अब आप ही बताएं मुझे कैसे। थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ी हेल्प कर दो। अगर मैं आपसे कहूं उस्मान भाई मेरी हेल्प करो, तो हेल्प करोगे? कर सकते हो? मुजम्मिल भाई, यही तो खड्डा है। एक दो लोगों ने तो यही बोल दिया सर आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती। मैं कहा, चलो यार ये भी सही है, ये दाग लेके भी जिंदा रह लेते हैं। मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ। क्या बात है सईद भाई। चलो सईद भाई तो मेरी हेल्प करेंगे। लग रहा है कामरान भाई पहुंच रहे हैं। हाँ, हो सकता है वासे भाई आप सही कह रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो, बिल्कुल। मैं इससे एग्री करता हूँ। असल में वासे भाई बात पता है क्या होती है, लोगों के पूछने का तरीका अलग अलग होता है, तो हो सकता है आप, मैं गलत नहीं कह, आप गलत नहीं कह रहे। मैं इस बात को कभी वो नहीं करता डिस्करेज, आपने सही बोला। अच्छा, आप वैसे समझिए, सिचुएशन समझिए जो मैं पूछ रहा हूँ। चले, गुड हो गया, ये जरूरी था। देखो, देखिए डिलीवरी चालान के ऊपर हमने बात की कि डिलीवरी चालान जब बनता है ना आपका, तो आपने एंट्री बनेगी, और एंट्री होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल डेबिट। ठीक है। और फिनिश गुड क्रेडिट। जब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये कहते हैं भाई आप कैसे डेबिट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल ओनली। ठीक है। जबकि जो प्रोडक्ट बनी है उसमें तो लेबर भी लगा है और एफओएच भी लगा है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ नहीं, इसको इस तरह नहीं, इसको आप इस तरह देखो। अज्यूम करें अभी ये एंट्री बनी नहीं है, अभी इस एंट्री को छोड़ दे, भूल जाए 2 मिनट। महीने का आखिर हो गया और मुझे सैलरी पे करनी है। मैं सैलरी पे कर रहा हूँ। क्या एंट्री बनाऊंगा? देखो, ये जो सैलरी है ना, बेसिकली लेबर का मतलब क्या है? सैलरी। ठीक है। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? जब मैं सैलरी पे करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? कोई ऐड करेगा? जब सैलरी पे करते हैं तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट। बैंक नहीं आता यार, ये तो मैंने जानबूझ के बोला था कि पे कर रहे हैं। हमेशा पहले लाइबिलिटी खड़ी करते हैं, याद रखना मेरे भाई। हमेशा। यस। जी भाई, अप्रूव्ड होगी। ठीक है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। हमारा काम हो गया, हमारा एक्सपेंस बुक हो गया, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यही बिजली का बिल पे करने जा रहा हूं तो क्या एंट्री करूंगा? बिजली का बिल पे करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो गया, और पे ई लेस्को फेस्को एस्को जो भी, टेस्को पेस्को जो भी है, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो, इन दो एंट्री में अगर मैं पूछूं भाई किसी को एतराज तो नहीं, तो आप लोग सब ये बोलेंगे 100% को एतराज नहीं।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस 11 लाख को डेबिट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के पहले बताई हुई चीज को मैंने कर दिया डेबिट। आप लोगों ने कहा था फुल कॉस्ट से डेबिट कर दिया, मैंने फुल कॉस्ट कॉस्ट से डेबिट कर दिया। अच्छा, अब वो तो हो गया डेबिट। अब बताओ कि ये अगर मैं इसका ट्रायल बैलेंस देखता हूं, अगर मैं ट्रायल बैलेंस को देखता हूं तो ये सही एंट्रीज है। प्री एक्सपेंस कितने से हो गया? अरे नहीं भाई, नुमान भाई आपने समझा ही नहीं। सैयद भाई आप यही कह रहे थे ना? देखो हुआ क्या। हाँ, यानी सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आ गई और अलग से भी रिकॉर्ड हो गई। तो एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया, ओवर स्टेट हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो गया, ओवर स्टेट हो रहा है। बात समझ आ रही है? एक्सपेंस क्या हो गया, ओवर स्टेट हो गया। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल में भी डेबिट हो रहा है, सैलरी एक्सपेंस में भी डेबिट हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में भी डेबिट हो रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि हमने एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर दिया। हमने एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर दिया। बात समझ आई? एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर दिया। अब अगर आप एक्सपेंस को ओवर स्टेट करेंगे तो फिर आपका मामला हो जाएगा गड़बड़। तो हम यहाँ सिर्फ करते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, हम सिर्फ करते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, हम ये नहीं करते लेबर और एफओएस। अच्छा, अब सवाल एक आता है कि मान लिया कि हम ये करेंगे, अगर हम ये करें, अगर हम मटेरियल कॉस्ट से नहीं करते, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट, तो इस तरह तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ जाएगी? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है ना, उसके अंदर अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो देखेंगे ना, फॉर्मेट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट देखेंगे तो वहां पे भी देखें ऐसे ही लिखा हुआ होता है। मटेरियल आ रहा होता है और एक्सपेंसेस अलग अलग आ रहे होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, ताकि अगर किसी को याद नहीं है तो वो थोड़ा सा इसको मेमोराइज भी कर लेते हो। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं फाइल खोल लूँ। ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस कर। ठीक है, ये आपके साथ एक, ये देखो भाई, ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें ये आ रहा है, देखो, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, इसमें ये आ रहा है आपका मटेरियल, ये अलग आ रहा है रिपोर्ट, और ये आपके लेबर और सारे एफओएक्स, ये सब मिला के आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनती।
बात समझ आ रही है? ये आपकी बनती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखें तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है ना? यहाँ पे भी आपको अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड एक्सपेंस और दूसरे सारे एक्सपेंसेस आपको अलग अलग, यही इसी फॉर्मेट को बेस बनाते हुए हमने ये डिजाइन किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल यहाँ हो गया और ये आ गया। अच्छा, अब आप कहते हैं यार मुझे तो पूरी रिपोर्ट चाहिए, एक आइटम में कितना लगा, तो कोई बात नहीं, इसको हम कॉस्टिंग की रिपोर्ट से निकाल लेते हैं। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है हम कहाँ से विड्रॉ कर लेंगे? कॉस्टिंग की रिपोर्ट से। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और वो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट से रिफ्लेक्ट होगी। समझ आ गई कोई मसला? जी भाई। जी था भाई, पूछे क्या पूछना? जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, एक ऊपर मैंने एंट्री की थी, जिस तरह हम लोगों ने ये सीजीएस टू मटेरियल किया है, तो सीजीएस टू लेबर करके भी नहीं करेंगे, या यही एंट्रीज रहेंगी सीजीएस टू एफओएच 25 के देखो, और करके सीजीएस से लेबर का मतलब क्या? एंट्री बना के बताइएगा, बताइएगा पूरी एंट्री बताइएगा क्या? सर मैंने ये लिखा था सीजीएस लेबर 175 और क्रेडिट कर देंगे फिनिश गुड्स को। नहीं तो वो सीजीएस लेबर से मतलब क्या? वो लेबर ही हुआ ना? जी लेबर ही हुआ। तो वो मसला नहीं, लेबर के अंदर वो आप हेड का नाम है, आप ले लें। वो सीजीएस का पार्ट है, बिल्कुल ऐसे चार्ट ऑफ अकाउंट में खुलेगा ना, वो तो हेड आप ही कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और वो टोटल कॉस्ट हमारी फिनिश गुड्स में जाके एंटर करता जाएगा, जिस तरह हम लोग 11 लाख को मैंने वो कर दिया था, नीचे डाउन कर दिया था इस तरह से। 11 लाख का ये जो है ना, ये रिपोर्ट के अंदर दिखाएगा, जीएल के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा 11 लाख से। जीएल के अंदर ये ब्रेक होके नजर आएगा, मटेरियल अलग नजर आएगा, लेबर अलग नजर आएगी, एफओएच नजर आएगा अलग। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं सर कि एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दें यहीं पे। मैं कहता हूँ नहीं, ये काम होगा मगर एयर एंड पे होगा ये। वालेकुम सर, कामरान है। जी वालेकुम जी कानून। सर सर जैसे एसएपी में ये तो चले मैनेजमेंट अकाउंट्स तक की प्रेजेंटेशन जैसे आपने बताई, तो एसएपी में तो एंट्री तो मटेरियल की जो स्टैंडर्ड प्राइस होती है जिसमें हमारे ओवरहेड भी एब्जॉर्ब हुए होते हैं, तो कॉस्ट की एंट्री तो उसी से ही हो रही होती है ना, नहीं उस नहीं स्टैंडर्ड प्राइस से, नहीं नहीं जब नहीं हम कॉस्ट को इशू चलाते हैं उसके अंदर। नहीं नहीं, उससे क्या होती है? ये तो आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट सिस्टम में आ रही होती है, या अगर आप फीफो लीफो जो भी मेंटेन करते हैं, जो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड यूज हो रहा है, उससे रिकॉर्ड हुई होती है ना आपकी एसेट इन्वेंट्री। सर जैसे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे तो ये प्रोसेस है कि हमारी जो रॉ मटेरियल है वो तो मूविंग एवरेज पे, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड हमारा स्टैंडर्ड के ऊपर होता है उसमें। जो एंट्री हम कहाँ काम कर वहाँ रहे हैं? पे कम्युनिटी स्टील्स में मैं जॉब कर रहा हूँ ना, अमरीली स्टील में, बिल्कुल सही है। हाँ, वहां पे तो तो जो बैच रिकॉर्डिंग होती है। वहां पे बेच तो बैच। रिकॉर्डिंग से जी। बेच रिकॉर्डिंग तो नहीं है सही, प्रोडक्शन बेस पे ही उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। नहीं नहीं, वो हाँ प्रोडक्शन बेस्ड होती है, मगर जो परचेज, वो जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ रही होती है वो तो बैच के हिसाब से आ रही होती है। नहीं मैं सर, प्रोडक्शन की बात नहीं। रॉ मटेरियल की जो यानी रिकॉर्डिंग होती है ना वैल्यूएशन की,
वो तो हाँ सर उसके बेसिस पे है कि वो मूविंग एवरेज पे हो रही होती है। है ना, लेकिन जो वही हमारा तो मैं कह रहा फिनिश गुड है, हूँ। मैं हाँ, लेकिन जो वो फिनिश अभी, गुड्स में, जी जी, अभी तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। अभी अभी मैं उधर गया ही नहीं प्रोडक्शन वाली साइकिल में। जो आप जी जी कह रहे हैं बिल्कुल। ना, देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मुझे इत्तेफाक इंडस्ट्री का पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो वो हम्म। इन्वेंट्री तो है ना आपकी बैच में चलती है, तो इसके बहुत सारे मेथड है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मुख्तलिफ मेथड है। हमने जो जिंदगी भर पढ़ते आए हुए, वो जिससे जो प्योर एकेडमिक का बंदा है, या आप में से जिन लोगों ने, यानी आपने तो खैर काम किया हुआ है, जो लोग काम नहीं करते, काम नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेंट्री में, तो उनको पता होगा, वो उन्होंने 3 सिस्टम देखे होंगे: फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। ठीक है ना। मगर एक जी और इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम भी आ गया है, जिसको वो है बेसिकली वैल्यूएशन मेथड नहीं है, वो समझे फीफो की बीच की चीज है। वो कहलाता है बैच रिकॉर्डिंग। ठीक है, बैच वैल्यूएशन। ठीक है ना, वो बैच सिस्टम के हिसाब से काम करता है। वो एक पूरा मैकेनिज्म है, वो एक अलग सिस्टम है, वो उस तरह चलता है। ठीक है ना। वो तकरीबन फीफो जैसी चीज है, मगर जरूरी नहीं है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, आप बैच से बैच टू बैच आउट करते हैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एक अलग चीज है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन जो आपकी रिकॉर्ड होगी वो बैच में बनेगी, बैच बनेगी, और प्रोडक्शन की एक वैल्यू तैयार होती चली जाएगी। मगर वो प्रोडक्शन साइकिल बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। ठीक है सर, ना। जैसे मैं हम मंथ एंड पे जो क्लोजिंग कर रहा होता हूँ ना कॉस्टिंग की, हम्म तो मंथ हम्म एंड में हम्म, मैं जैसे सेटलमेंट करता हूँ ऑर्डर्स की, जो वेरिएंस कैलकुलेशन वगैरह करके जो मैं उसको एमएल चला के एक्चुअलाइज कर रहा होता हूँ कॉस्ट को, जी जी तो वो जी जी, उसकी बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू पुट कर देता है। नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल वो एक्चुअल, वही वापस रिवर्स करके स्टैंडर्ड पे ले आता है उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू को। बिल्कुल एंड जैसे ही 601 से हम कॉस्ट की पीजीआई इशू होती है, कॉस्ट गुड इशू, बिल्कुल तो ऐसा। वो जो स्टैंडर्ड जो उस टाइम पे वैल्यू आ रही होती है उसकी पर टन यानी पर यूनिट की, उसी से कॉस्ट को डेबिट करके और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहा होता आप स्टैंडर्ड किसको कह रहे हैं? है। सर, हमारी बॉम्ब स्टैंडर्ड बॉम्ब बॉम्ब का जो स्टैंडर्ड ना। बॉम्ब में हाँ जो स्टैंडर्ड बिल्कुल। वैल्यू आ रही होती है, अच्छा, उसमें हमारे बॉम्ब में जो ओवरहेड्स की एक्टिविटीज भी शामिल बिल्कुल हो रही होती हाँ, वो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। देखें, वो क्या करता है, वो वेरिएंस निकाल के वो क्या करता है, वो जो आप कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं, मंथ एंड पे क्लोज करते हुए आपको एक्चुअल आता है, फिर दोबारा मंथ एंड पे ये अगले अगले मंथ में वो ओपनिंग कर देता है। है। यस सर, ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो वही वाली बात होती है कि वो वापस खड़ा कर दिया। मगर जब आप लेजर में जाके ट्रांजैक्शन देख रहे होंगे ना, तो वो ट्रांजैक्शन इस तरह से हो रही होती है। असल में होता ही है कि ये जो एसएपी है ना, इसकी यानी जीएल जो है ना, वो अलग मैकेनिज्म से चल रहा होता है, और कॉस्टिंग और कंट्रोलिंग होती है ना, वो अलग मैकेनिज्म से चल रही होती है। ठीक है ना। यानी जो कॉस्टिंग और कंट्रोलिंग है, वो एक रिपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ चल रही है। जो आपने ईयर एंड पे, मंथ एंड पे सॉरी, क्लोज किया ना, जैसे ही आपने मंथ एंड पे क्लोज किया, तो आपने उसको सिस्टम को एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि एक प्रोडक्ट बननी है 1। ठीक है। इसमें लगेंगे 200 पीस, इसमें लगेंगे 300 पीस। अच्छा, इसकी कॉस्ट है 5,000, इसकी कॉस्ट है 6,000, फॉर एग्जाम्पल एक की। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। ठीक है। अब सिस्टम ने क्या किया, ये आ गया मटेरियल। अच्छा, इसके बाद सिस्टम क्या करता है, इसमें लेबर कितना स्टैंडर्ड, आपने बताया कि इसमें इस लेबर जो है स्टैंडर्ड वो है 500। तो उसने क्या किया यहाँ पे, 500 को मल्टीप्लाई किया 200 पीस से, फिर 500 को मल्टीप्लाई किया 300 पीस से। वो लेबर, ये आपका स्टैंडर्ड आ गया। यानी ये आपका एक स्टैंडर्ड आ गई कि इसने ये पूरे वैल्यूएशन कर दी। ये कॉस्ट हो गई मटेरियल लेबर के साथ। अब उसने मंथ एंड पे इस कॉस्ट के साथ एक क्लोजिंग बना दी कि आपकी टोटल कॉस्टिंग ये हुई। तो जब आपने एक्चुअल लेबर एक्सपेंसेस बुक किए, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया ओपनिंग के अंदर। मगर रिवर्स उसने यहाँ पे तो किया बजायर, मगर एक्चुअली वो लेबर लेजर में हिट हुआ हुआ था एक्सपेंस डेबिट। क्यों? अच्छा, ये होता इसलिए कि हम चाहे ना, हम इसी फेस के ऊपर 11 लाख रुपए कर दें, हम इसी फेस के ऊपर 11 लाख रुपए कर दें। मगर प्रॉब्लम ये, 11 लाख हम तब करेंगे जब ये सारे जीरो हों। अच्छा, अगर हम इन सबको जीरो कर दें, यानी हम इसको इस तरह भी तो जीरो कर सकते थे कि इलेक्ट्रिक सैलरी एक्सपेंस डेबिट के इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी।
ईयर एंड पे जब हम ट्रायल बैलेंस निकालेंगे ना तो सारे एक्सपेंसेस जीरो आ रहे होंगे, जबकि हमें अकाउंटिंग का जो प्रेजेंटेशन है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो एक्सपेंस हेड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हमें जो ऑडिट कराना है एफबीआर को, उनको एक्सपेंस के अलग अलग सेग्रीगेट हेड देने हैं। अगर मैं उसको जीरो करता जाऊंगा मंथ पे, हर मंथ ना हो, डेली बेसिस पे हो, कुछ लोग प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट बेस्ड क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग मंथली क्लोजिंग करते हैं जैसे आप बता रहे हैं। वहां पे क्या होगा, ये मंथ टू मंथ ही आपका ट्रायल जीरो हो जाएगा और पूरा ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के जितने एक्सपेंस के हेड है वो मंथ एंड पे जीरो हो जाएंगे और सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। ये काम होना होता है एक्चुअली ईयर एंड पे। तो इसीलिए हम मंथ एंड पे जो आपका प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम क्लोजिंग करते हैं और अगले दिन ओपनिंग हो जाती है। मगर जो डिलीवरी चैनल का एंट्री बनती है वो एग्जैक्टली ऐसी बनती है। आप कल अगर आपको अगर एक्सेस है तो आप कल जाके देख लीजिएगा कि आपकी डिलीवरी चैनल के अंदर एंट्री बन रही होगी ना, वो एंट्री मटेरियल कॉस्ट से डेबिट हो रही होगी बस। और बाकी आपकी कॉस्टिंग के अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, वो आपको बता रहा होगा कि ये जो आपने सेल किया है ना, यानी मिसाल के तौर पे आपने 2 करोड़ रुपए की सेल की, इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है विद लेबर एफओएच, वो आपको 1 करोड़ 80 लाख की पड़ी है। वो पूरा आपको सिस्टम रिपोर्ट दे रहा होगा। मगर वो जो रिपोर्ट दे रहा होगा ना, वो बेसिकली स्टैंडर्ड बॉम्ब के अंदर फिक्स होगी। एक्चुअल तो आपको मंथ एंड पे जाके पता चलेगी जब आप सैलरी और एक्सपेंसेस बुक करते हैं, फिर आप वेरिएंस की एक रिपोर्ट चलाते होंगे, पता नहीं आप चलाते नहीं चलाते, कोई और चलाता है, आपका नहीं चलती। फिर एक मंथ एंड पे वेरिएंस की रिपोर्ट भी निकलती है कि हमने स्टैंडर्ड रखा था 2 लाख रुपए, मगर एक्सपेंसेस आ गए 2.25 लाख रुपए। तो एक्चुअली कॉस्टिंग और बजटिंग वाले लोग ये काम करते हैं कि हमने जितने एक्सपेंसेस रखे थे मंथ एंड पे इतने आ गए, एक्सेस हो गए, ठीक है ना। मगर डिलीवरी चैनल के वक्त हमने सिर्फ ये एंट्री बनानी होती है, बाकी अपनी जगह बिल्कुल सारी चीजें वैसी चलती रहती। बात समझ आ रही है? अच्छा, आप मैं क्या पूछ रहे हैं नुमान भाई? नहीं, अच्छा आप कल हो गए। नहीं मिस, आपने सवाल पूछा, आपने वो डायरेक्ट एड्रेस किया, मगर मैं सबको बताता हूँ कि हमारे साथ एक कुलीग है, उन्होंने एक सवाल ये किया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ऐसा नहीं होता। मैं देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कभी भी अकाउंटिंग नहीं होती। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये आता है आपका, ये रिपोर्ट बनती है बेसिकली, ये एक रिपोर्ट होती है। देखो, काउंटिंग के अंदर जो मेन रिपोर्ट है ना वो आपकी है ये वाली। ये देखो, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके अंदर तमाम एक्सपेंसेस अलग अलग आ रहे हैं, सेग्रीगेट करके आ रहे हैं। और आप ट्रायल बैलेंस में जितनी एंट्री बनाती है ना, वो आप इसके अंदर बनती है एंट्री। आपने ये तो नहीं किया ये सारे एक्सपेंसेस एयर एंड पे इधर डालने हैं। अगर आप सारे एक्सपेंसेस इस जगह डालने के बजाय इस मटेरियल कॉस्ट के अंदर ऐड कर रहे होते, तो एयर एंड में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ना, तो ये वाले जो सारी चीजें हैं, ये आएंगी नहीं, जीरो हो जाएंगी। क्योंकि ये कहाँ से लेके आया है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये डायरेक्ट लेबर की फिगर कहाँ से लेके आया है, तो आप क्या बोलेंगे? ये कहेंगे, आप कहेंगे ट्रायल बैलेंस में सैलरी के ट्रायल बैलेंस से लेके आया है, ओ सॉरी, ट्रायल में ये चार्ट ऑफ अकाउंट में सैलरी के ट्रायल से ये फिगर लेके आया है। भाई ये टेक्निकल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन कहाँ से लेके आया है? ट्रायल बैलेंस में टेक्निकल डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के लेजर से लेके आया है। फ्यूल पावर कहाँ से लेके आया? फ्यूल पावर ट्रायल बैलेंस से लेके आया है, ठीक है ना। अगर हमने पूरी पूरी एंट्री बना दी और हमने सारा को कुछ सारा यहाँ डेबिट कर दिया, तो ट्रायल में तो ये भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी डेबिट, फ्यूल पावर भी डेबिट होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिसिटी की भी डेबिट होगा। तो ये नहीं दिखाते। आपने जो कॉस्ट पे पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा, आपने कॉस्ट पे 100% सही पढ़ा है, मगर वो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रिपोर्ट की बात कर रही है, ठीक है। आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिपोर्ट नहीं है, ये लेजर है, ये ट्रायल बैलेंस है, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिपोर्ट का कोई मामला नहीं है। वो आप रिपोर्ट अलग अलग मेंटेन करते रहे, आप रिपोर्ट अलग अलग मेंटेन करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई है? आप वो रिपोर्ट अलग अलग मेंटेन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सर एक चीज मैं जी कहना जी, चाहूंगा। सर जी जी। इसमें जो आपने डेबिट किया है सीजीएस मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट, ठीक है ना? हाँ, तो सर इसको अगर आसान अल्फाज में, थोड़ा सा जहाँ तक मेरी कॉस्टिंग की नॉलेज है, अगर मैं नहीं इसको नहीं, ऐसे बोले बोल लूँ। बोलो। अरे नहीं सर, हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, इसको मैं अगर ऐसे बोलूँ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड डेबिट और रॉ मटेरियल्स क्रेडिट, तो क्या ये गलत होगा कि सही होगा? एक आसान अल्फाज में, अगर मैं अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड लाता ही नहीं, क्योंकि मैं अभी सही है। सीओजीएम की मैं तरफ गया ही, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरफ गया ही नहीं हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ रॉ मटेरियल की, अभी डायरेक्ट मटेरियल आप की। तो मैं ऐसे इसको बोल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिट करूँ और रॉ मटेरियल क्रेडिट कर दूँ, सीधा सीधा कोई तो। मसला नहीं, नेचर एक्सप्रेस होनी चाहिए, आप कुछ भी कर ले। जी सर बिल्कुल, बस ये पॉइंट है मेरा। ठीक कोई होगा। मसला नहीं, नेचर आप वो कर ले। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अच्छा असल में जो पॉइंट आप लोगों को ये आपके साथ नहीं, ये हर क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो लिंक कर रहा था, वो सीधा सीधा कहता है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सब कुछ होता है, लेबर भी होता है, एफओएच भी होता है। जी सर मगर जैसे बिल्कुल। अभी जैसे हमारे साथ खुर्रम साहब कह रहे थे कि हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है? आप लोग पता नहीं समझे नहीं समझे, मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम फिनिश गुड तैयार करते हैं ना, तो हमें सिस्टम को बताना होता है कि यार इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें लेबर इतनी लगेगी और एक्स अदर एक्सपेंसेस इतने लगेंगे। अच्छा, वो हमने सिस्टम को बताया है, जरूरी नहीं उतने ही लगे, उससे ज्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है। अगर ज्यादा लग जाए तो अगेन वेरिएंस आ जाएगा आपका, कम भी लग जाए तब भी वेरिएंस आ जाएगा। मगर अगर कम वेरिएंस का हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा वेरिएंस का हो तो यस हमें फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और वो ये होता है। अच्छा, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बॉम्ब में डाल लेते हैं, सिस्टम उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से जैसी आपकी प्रोडक्ट बनती है वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रिपोर्ट दे देता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में आपके 11 लाख रुपए लगे। मगर जब जीएल के ऊपर एंट्री बनती है, जीएल जो हिट करती है ना ट्रांजैक्शन, वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मटेरियल से करती है। क्यों? क्योंकि लेबर और एफओएच अपने टाइम पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है? लेबर और एफओएच अपने टाइम पे, महीने के एंड पे, साल के एंड पे, 2 महीने के एंड पे, 5 दिन के एंड में, 1 दिन के एंड पे अपने टाइम पे रिकॉर्ड होगा। जबकि सिस्टम जो है आपको एक पैरेलल रिपोर्ट बना के दिखा देता है कि भाई एज पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना लेबर है, इतना एफओएच है। बात समझ आ रही है? चलो, मैं आज थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा इसको इंशाल्लाह। अच्छा, कल जो है ना, मैंने बेसिकली करना ही है कि कल जो है ना हमने काम करना है इसके ऊपर। असल चीज थी ये, एसी के साथ है मटेरियल लेबर एफओएच, यहाँ पे आपका फिगर उठ के आएगी। ठीक है? यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ जाएगी, कन्वर्ट होगी फिनिश गुड में। ठीक है? प्रोडक्शन की साइकिल है बेसिकली पूरी। इंशाल्लाह जब इसको करेंगे ना कवर, तो ये भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी इंशाल्लाह आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो बहरहाल आज थोड़ा टाइम कम था, आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो आज मैनेज नहीं हो पाया। इंशाल्लाह वो करना कंप्लीट हो जाता है कल। वेडनेसडे वाले दिन, यानी वेडनेसडे को कंप्लीट करेंगे, और सॉरी फ्राइडे वाले दिन, और मंडे वाले दिन से हम चार्ट ऑफ अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मंडे को इंशाल्लाह हम चार्ट ऑफ अकाउंट स्टार्ट करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेडनेसडे को हम इसको एंड करेंगे, प्रोडक्शन साइकिल देखेंगे और ये देखेंगे, एंड कर देंगे इंशाल्लाह। और मंडे से हम चार्ट ऑफ अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।